नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। समसामयिक विषय एक ऐसा विषय होता है जो प्रतिदिन उस पे कार्य करना होता है। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो आप एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ करें। करंट अफेयर्स को याद ना करें और सारी घटनाएं, परिघटनाएं और स्कीम्स और जितनी भी करंट अफेयर्स की चीजें हैं उसको कोरिलेट करने के लिए, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कनेक्टिविटी के नाम से जानते हैं, उस पे आपको ज्यादा वर्क करना है। आज के सीक्वेंस में हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि आज हम लोग करंट अफेयर्स में क्या क्या देखेंगे। तो ध्यान देना, करंट अफेयर्स मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है और इसी अप्रोच के साथ डिटेल न्यूज एनालिसिस और रेगुलर न्यूज एनालिसिस, डीएनए और आरएनए जो होगा वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के जो अगर हम बात करें, आज की अगर हम बात करें यानी 2 जून 2021 को बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ेंगे WHO और कोविड, जो क्या है WHO कोविड और प्रदीप चंद्रन नायर, और उसके बाद ये आप तटीय अगस्ती पोस्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की बात करेंगे और सजग आयुष तंत्र की बात करेंगे, आयुष क्लिनिकल केस डिपोजिटरी की बात करेंगे, आयुष संजीवनी ऐप के विषय में बात करेंगे और माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में आज हम बात करेंगे। तो आज इस करंट अफेयर्स में हम इतनी चीजों पे चर्चा करेंगे, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आप मल्टी डायमेंशनल जो यूपीएससी, अदर पीएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं, इनके थीम को, इनकी आइडियोलॉजी को और इनकी सोच को और अपने करंट अफेयर्स को डे बाय डे अपने दायरा को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसी के सीक्वेंस में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि 2 जून को रियल में करंट अफेयर्स में क्या है। तो चलिए देखते हैं। WHO, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये इस पेंडेमिक की महामारी में आप देख रहे हो कि मैक्सिमम चीजें जो हो गया अस्त व्यस्त हो गई है। और यह जो आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो फर्स्ट वेव था, सेकेंड वेव था, और इस तरीके से जो कोरोना वायरस है, उस कोरोना वायरस का म्यूटेशन होना, म्यूटेंट होना और तमाम तरह के अलग अलग बहुरूपीय अंदाज में पेश होना, इस बात का इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर को काफी स्ट्रांग कर सकता, अपने इम्यून को स्ट्रांग रखना है, ताकि इस वेरिएंट से हम प्रॉपर वे में क्या कर सके, उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। इसी तरीके से कुछ म्यूटेंट जो है, इस वायरस के म्यूटेंट भारत में भी पाए गए थे, तो WHO ने उसका नामकरण किया है। और मैं आपको बता दूं कि WHO ने कोरोना वायरस को 2 वेरिएंट्स जो थे, इस 2 वेरिएंट्स की अगर हम बात करते हैं कि B1B पॉइंट, ये ध्यान देना, B 1.617.1 और B वो 1672 का नामकरण किया है। और ध्यान देना B1617.1 को इन्होंने कप्पा के नाम से किया गया है और B1672 को वेरिएंट डेल्टा के नाम से किया गया है। और दोनों वेरिएंट पहले ये क्या हो गए थे, भारत में पाए गए थे, इसीलिए इस वेरिएंट का नाम क्या रखा गया है, ये कप्पा एंड डेल्टा। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि WHO के द्वारा जो वेरिएंट्स आए थे, उस वेरिएंट्स में इंडियन वर्जन में उसका नाम क्या गया है, तो एक कप्पा और दूसरे का नाम है डेल्टा। इसके अलावा अल्फा, बीटा और गामा भी रखा गया है, जो अलग अलग देशों के म्यूटेंट के नाम पर, जैसे ब्राजील की बात करें, यूएसए की बात करें या अदर देशों के हैं, उसमें अल्फा, बीटा, गामा की बात करते हैं। लेकिन भारत में जो ये वेरिएंट पाए गए हैं, उस वेरिएंट में B1617.1 उसको हम लोग कप्पा के नाम से कहते हैं और B1617.2 जो वेरिएंट जो है वो डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो दोनों वेरिएंट भारत में पहले पाए गए थे, इसीलिए इसका नाम ये कप्पा और डेल्टा रखा गया है। प्रदीप चंद्रन ये नायर, ये ध्यान देना
प्रदीप चंद्रन नायर जो थे, ये लेफ्टिनेंट जनरल जो थे, ये प्रदीप चंद्रन नायर को 1 जून 2021 को असम राइफल के, ये ध्यान देना, 21 महानिदेशक, क्या कहा है, डायरेक्टर, ये जो कहा जाता है कि पदभार का ग्रहण किया। ये लेफ्टिनेंट जनरल नायर इससे पहले भारतीय सेना, ये जो ध्यान देना, भारतीय सेना के भर्ती विभाग के यानी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के ये महानिदेशक थे यानी डायरेक्टर थे। ये लेफ्टिनेंट जनरल नायर असम राइफल और पूर्वोत्तर की सुरक्षा के संबंध में ये काफी अनुभव रखते हैं, क्योंकि इनकी पोस्टिंग और ये सारी बात अगर देखा जाए तो ये काफी उनके पास एक्सपीरियंस था, और इसीलिए उनको असम राइफल जो मुख्यतः असम में इसका अगर हम बात करें असम राइफल AR के महानिरीक्षक और कंपनी कमांडर भी रहे हैं। ध्यान देना, असम राइफल के ये इंस्पेक्टर जनरल और कंपनी कमांडर भी रहे हैं। यह ब्रिगेड कमांडर के रूप में AR बटालियन का कमान संभाल चुके हैं। पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से AR को हम लोग पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से यानी गार्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के रूप में भी जाने जाने वाले असम राइफल को 21वें यानी 21st महानिदेशक जनरल नायर को अति विशिष्ट सेवा पदक, ध्यान देना, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1985 में सिख रेजिमेंट में शामिल किया गया था। असम राइफल बल यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान देना, असम राइफल जो नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या होता है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ऑफशोर, ध्यान देना, ऑफशोर ये पेट्रोल वेसल्स जो होता है जिसका नाम सजग है, ध्यान देना, सजग, यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित ये 5 OBP में से तीसरा है। इसे मेक इन इंडिया पॉलिसी के थ्रू क्या किया गया है, बनाया गया है। इसमें उन्नत टेक्नोलॉजी, हाईली टेक्नोलॉजी उपकरण, हथियारों और सेंसर से सुसज्जित है, जो एक ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाले नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। तो ध्यान देना, ट्विन इंजन, जो एक ट्विन इंजन वाले क्या कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर, जिसमें 2 इंजन का एक हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नौकाओं को ये ले जाने में सजग है। ये ध्यान देना, ये इसका फिगर है और ये इनोग्रेट हो रहा है जिस दिन, उस दिन ये फोटो है, और ये आप देखेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का ये समुद्र के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। ध्यान देना, ये 5 OB में से ये तीसरा है, तो ये 5वां जो है वो सजग है। तो इसके पहले जो 4 थे वो बेसिकली कौन कौन से थे, तो वो ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी और मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत ये बनाया गया है। अब ये ध्यान देना है कि ये बेसिकली क्या होते हैं, और ये OPVS लंबी दूरी की सतह के जहाज हैं जो तटीय और अपतटीय गश्त समुद्री क्षेत्रों में पुलिसिंग, कंट्रोल एवं उसकी निगरानी, तस्करी विरोध जो स्मगलिंग और सीमित युद्धकालीन भूमिकाओं में समुद्री डकैती और विरोधी अभियानों हेतु सक्षम है। यानी इसका जो प्रमुख कार्य है, यह क्या कर सकता है, पुलिसिंग कर सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, निगरानी किया जा सकता है, और तस्करी विरोधी एवं सीमित युद्धकालीन भूमिकाओं के साथ समुद्री डकैती विरोधी, इस तरीके से इसको प्रोटेक्शन करने में इसका मेन अभियान रहेगा। आने वाले वर्षों में अधिकाधिक जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने में यह मदद करेगा और सकुशल, सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने के साथ साथ पड़ोस में समुद्र के आपात स्थितियों के लिए तत्कालीन प्रतिक्रिया देने के लिए, ध्यान देना, इंटीग्रेटेड यह क्षमता, ये ICGS समवर्ती एकाधिकार संचालन क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। ये जो होगा ये जिसको हम लोग कहते हैं OBPS सजग। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं OBF भारतीय तटरक्षक पोत जो है, जो मैंने 5 की बात करा, यह 5 जो है वो बेसिकली आप देख सकते हैं
एक जो है ICGS सक्षम, ये जो आप देखते हैं ये है सक्षम, उसके बाद ICGS जो होगा सचेत, उसके बाद ICGS सुजीत, और ये ICJS जो है ये सार्थक। ये जो चार हैं, और पांचवा जो है ICGS जो हो गया सजग, जिसमें यह पांचों जो है ये भारतीय कोस्टल गार्ड, ये जो आप ध्यान देना कि ये इंडियन कोस्टल ये कोस्ट गार्ड को ये दिया गया है। और आपको मैं बता दूं, जिससे समुद्र के अंदर या बे ऑफ बंगाल, वैसे भी भारत की स्थिति को देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल और अरब सी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि कोस्टल रीजन से क्या है, ये घिरा हुआ है। इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी अगर जितनी अधिक से अधिक उच्च कोटि की होगी उतना ही हम कर सकते हैं। यही नहीं, आपात स्थिति में भी इसका समाधान किया जा सकता है। इसके साथ आने वाली चुनौतियों में, वैश्विक चुनौतियों को भी देखते हुए ये सारी चीजें किया गया है। इसीलिए मेक इन इंडिया के तहत ये सारे प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है, ताकि भारत आत्मनिर्भरता के साथ क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के और हमारे सुरक्षा के लिए क्या कर सके कि पूरी तरीके से सक्षम और सार्थक बनाया जा सके। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है आपको बता दो 18 अगस्त 1978 में तटरक्षक अधिनियम 90 द्वारा किया गया था। यह गैर सैन्य कार्य करता है, ये ध्यान देना, ये गैर सैन्य कार्य करता है। ICG के गठन की अवधारणा 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई और रुस्तम, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, रुस्तम जी समिति के द्वारा एक बहुआयामी तटरक्षक के दूरदर्शी खाका तैयार किया। तो ध्यान देना, ICG के लिए, इंडियन कोस्टल गार्ड के लिए आपको मैं बता दूं कि रुस्तम जी समिति के रिकमेंडेशन पर यह जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है बनाएगा। ध्यान देना, यह गैर सैन्य कार्य करता है। ये जितने भी आपदा प्रबंधन या इस तरह की चीजें जो होती हैं उस पे यह सक्षम है। और इसको ICG के नेतृत्व के महानिदेशक भारतीय ये DGICJ करते हैं। इसको हम लोग महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्टल ये कोस्ट गार्ड, जो नई दिल्ली में इसके तटरक्षक मुख्यालय है, इनका हेड ऑफिस जो है, हेडक्वार्टर जो है, ये ध्यान देना, और उसी के तहत ये काम करता है। ये सन्निहित क्षेत्र और अन्य आर्थिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन सहित भारत के क्षेत्रीय जल पर इसका अधिकार क्षेत्र होता है। ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन जो होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन जो होती है वो 200 नॉटिकल माइल तक होता है, जो भारत के तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक होगा। तो इनका मुख्य वर्ग जो होता है 200 नॉटिकल माइल तक ये क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। वैसे भी पूरा इंडियन ओशियन भारत का है। तो आप ये भी कह सकते हैं, भारत का कहने का मतलब कहा जाता है कि आप देखोगे कि उसके बाद जो होता है हाई सी होता है, और हाई सी पर इंडियन जो कहा जाता है इंटरनेशनल जो वर्ल्ड जो ओशियन ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल ओशियन IMO के द्वारा यह कहा गया है कि हाई ओशियन पे पूरा विश्व का अपना अपना अधिकार है। वैसे भारत पर, इंडियन ओशियन पे भारत का अपना वर्चस्व है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है, इनका मुख्य जो कार्य होता है, भारत के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए उत्तरदायी है। अगर बाई चांस कहीं तेल की रिसाव की प्रतिक्रिया के लिए एक समन्वय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है, समुद्री हितों की रक्षा करता है और इसके समुद्री कानूनों को भी लागू करना है। और ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक सशस्त्र खोज एवं बचाव एवं समुद्री कानून के ये एक इन्फोर्समेंट क्या होती है, एजेंसी है। इसके सतह और वायु के संचालन दोनों के लिए कार्य करने में क्षमता है। यह विश्व के सबसे बड़े तट रक्षकों में से एक है। तो भारत का इंडियन कोस्ट जो गार्ड है ये दुनिया के कोस्ट गार्ड में से सबसे बड़े कोस्ट गार्डों में से एक गार्ड है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये रहा इंडियन कोस्ट गार्ड। अब हम लोग तीसरे न्यूज के तरफ बढ़ते हैं, आयुष तंत्र। तो ध्यान देना, आयुष तंत्र जो होता है, आयुष
जो अगर हम बात करते हैं आयुष की बात करते हैं, ये ध्यान देना, ये है आयुष। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा और यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होमियो, जिसको आयुष कहते हैं। तो ध्यान देना, आयुर्वेद, आयुर्वेद शब्द अलग अलग शब्दों से आयु अर्थात जीवन और वेद यानी ज्ञान मेल से बना। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ आयुर्वेद का अर्थ जीवन का विज्ञान है, यानी जीवन से रिलेटेड जो भी स्टडी किया जाता है वो आयुर्वेद है, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए तमाम तरह के क्या करता है कि बहुत सारे प्रक्रियाएं और बहुत सारे नुस्खा अपनाता है, जिसका उद्देश्य जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संस्थाओं को संतुलित की स्थिति में रखना, जो विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे आहार, स्वास्थ्य, दवाओं और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक के रूप में माना जाता है। उसके बाद योग की अगर हम बात करें, योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। ध्यान देना, यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या एकत्रित होना, अर्थात शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। ध्यान देना, यह कॉन्शसनेस की बात करता है, यानी चेतना की बात करता है, और जब ये चेतना जागृत हो जाती है तो दुनिया की सारी शक्तियां आपके अंदर समाहित हो जाती है, और वैसे भी योग के द्वारा हम सारी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। आज दुनिया भर में विभिन्न रूपों में इसका अभ्यास किया जाता है, और यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें प्राकृतिक, ये नेचुरल, जिसको हम लोग थेरेपी कहते हैं, या यह एक प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी प्रणाली है जो शरीर को स्वयं स्वास्थ्य रखने में मदद करने के लिए प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करती है। इसमें मुख्य रूप से जड़ी बूटियों, मालिश, एक्यूपंक्चर, व्यायाम और पोषण संबंधित परामर्श सहित कई उपचार को अपनाया जाता है। इसके कुछ उपचार जो होते हैं सदियों पुराने हैं, लेकिन वर्तमान में यह पारंपरिक उपचारों को आधुनिक विज्ञान के कुछ पहलुओं के साथ जोड़ने का काम करता है। इसको हम लोग नेचुरल थेरेपी के रूप में भी जानते हैं, यानी नेचुरल मेडिसिन के रूप में भी हम जानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जड़ी बूटी, मालिश और एक्यूपंक्चर और व्यायाम और पोषण संबंधित कार्य होते हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर लें यूनानी की बात अगर बात कर लेते हैं, यूनानी की बात करते हैं, तो यह यूनानी जो है, यूनानी प्रणाली की ग्रीस में हुई थी, जिसकी नींव ये जो हिपोक्रेटस ने रखा था। ध्यान देना, यूनानी सिस्टम को जो है हिपोक्रेटस ने रखा था। हालांकि वर्तमान स्वरूप में यह सिर्फ अरबों को देती है, जिससे कि यह न केवल ग्रीक साहित्य को अरबी में प्रस्तुत करने के बजाय बल्कि अपने स्वयं के योगदान को भी चिकित्सा पद्धति के रूप में भी समृद्ध किया, अर्थात डेवलप किया। इसे भारत में अरबों और फारसियों के 11वीं शताब्दी के आसपास, जब ध्यान देना कि फॉरेनर आए, खासकर अरबी आए और फारसी आए, तो उसी के साथ यह पद्धति भी भारत में आई। भारत में यूनानी शैक्षणिक अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं की सबसे बड़ी संख्या है। ध्यान देना, भारत में यूनानी शैक्षणिक अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत के, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी, ध्यान देना, संस्थाओं की सबसे बड़ी संस्था है। उसी के बाद अगर बात करें सिद्धा की बात करें, तो सिद्धा की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में सिद्धा चिकित्सा की पद्धति का अभ्यास किया जाता है। सिद्ध का अर्थ होता है सिद्धि से बना है, जिसका अर्थ होती है उपलब्धि। सिद्ध वे पुरुष होते हैं जिन्हें चिकित्सा, योग एवं तप, ध्यान देना, चिकित्सा, योग एवं तप, ध्यान के क्षेत्र में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना ही क्या होता है, सिद्ध होता है। और वैसे भी सिद्ध जब होता है कि आपका दिल, दिमाग और कंसंट्रेशन अगर हो जाए, अगर आध्यात्म में विलीन होने से पहले आपका योग और शरीर की सारी
प्रक्रियाएं और एक साथ सन्निहित हो जाए तो वह सिद्ध किया जा सकता है। उसके बाद होम्योपैथी की बात करते हैं। होम्योपैथी की बात करते हैं। होम्योपैथी ग्रीक शब्द के होमोइस का अर्थ होता है समास और पाथोस का अर्थ होता है पीड़ा। इसे भारत में 18वीं शताब्दी में पेश किया गया था और होम्योपैथी का सीधा अर्थ है उपचार के साथ बीमारियों का इलाज। छोटी खुराक निर्धारण से किया जाता है जो स्वस्थ लोगों के द्वारा किए जाने पर रोग के समान लक्षण पैदा करने के सक्षम होते हैं। ये सिमिलिया सिमिलीबस ये ग्रेटर का सिद्धांत होता है जिसका अर्थ है रोगी उन्हीं औषधियों के निरापद के रूप में शीघ्र और अत्यंत प्रभावशाली रूप से निरोग होते हैं जो रोगी के रोग लक्षणों से मिलते जुलते लक्षण उत्पन्न करते हैं। ये ध्यान देना सिमिलिया और सिमिलीबस क्यूरेटर एक ऐसा माध्यम होता है जिसका अर्थ ये होता है कि रोगी और उन्हीं औषधियों को निरापद के रूप में शीघ्र अत्यंत प्रभावकारी होते हैं जो मानसिक, ध्यान देना, यह मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्तरों पर आंतरिक संतुलन को बढ़ावा देता है और बीमार व्यक्ति के प्रति समग्र का दृष्टिकोण और जो बीमार व्यक्ति है उसको जल्दी से ठीक करने की कोशिश करता है। इसी के साथ आप ध्यान देना यह सेवा और अगर यह बात हम करें सोवा रिग्पा जो हो ये आमतौर पर ये ध्यान देना तिब्बती चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी जीवित और अच्छी तरीके से चिकित्सा परंपराओं में से यह एक है। यह चिकित्सा पद्धति जो है, यह थेरेपी जो है, यह भारत तिब्बत में उत्पन्न हुई थी। भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और रूस में लोकप्रिय रूप से प्रचलित है। यह सोवा रिंगपा अधिकांश सिद्धांत और व्यवहार आयुर्वेद से मिलता जुलता है। तो कहा जाता है ये वेद से आयुर्वेद से मिलता जुलता है, यानी आयुर्वेद का ये जुड़वा भाई भी हो सकता है। ये सोवा रिंगपा जो होता है सिद्धांत पर आधारित है कि ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणी और निर्जीव वस्तुओं के शरीर जंगवा नगा पृथ्वी, इसको जंगवा नगा का मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 ब्रह्मांडीय भौतिक तत्वों से बना है। ये ध्यान देना जंगवा नगा मतलब ये जंगवा नगा क्षितिजल पावक गगन सबीरा पंच तत्व से बना शरीरा, वही स्थिति को अगर हम बात करें ये जंगवा नगा की, अगर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 ब्रह्मांडीय तत्वों से यह मिलकर बना है। जब हमारे शरीर में इन तत्वों का अनुपात असंतुलित हो जाता है तो हमें विकार उत्पन्न होते हैं और हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए इस पद्धति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को आजीवन स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के सिलसिले में ध्यान देना कि ये तो आयुष के विषय में मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया था। उसी आयुष के विषय में आयुष क्लिनिकल ये केस डिपोजिटरी ACCR पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किस मंत्रालय, ये आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष चिकित्सकों को जनता दोनों के समर्थन करने के लिए एक मंच के रूप में संकल्पित और विकसित किया गया है। ये सभी को लाभ हेतु सफलतापूर्वक इलाज किए गए मामलों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए दुनिया भर के आयुष चिकित्सकों का स्वागत करता है और जिन मामलों का विवरण इस पोर्टल पर दिया जाता उनकी विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी और उसकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा को सभी पढ़ने के लिए अपलोड भी किया जाएगा। किसी भी तरीके से यह पोर्टल लॉन्च करने का मेन उद्देश्य है कि लोगों के अंतर्गत यानी लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना और किसी भी तरह की अगर इस तरह की सूचनाएं होती हैं डॉक्टर के द्वारा प्रसारित किया जाने वाला या डॉक्टर अगर जो भी किसी बीमारी के विषय में अगर कोई इस तरह की चीजें करते हैं तो उसके विषय में यह बताए। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए आयुष प्रणाली के ये क्या किया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए और उस अवेयरनेस से क्या होगा, लोग जागरूक हो और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, स्वस्थ रहें। इसी के बाद संजीवनी ऐप की भी बात कर लेते हैं। तो आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा यह विकसित किया गया।
पहला संस्करण जो था वो मई 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य था देश में 50 लाख लोगों तक इसकी स्थापित करना। इस ऐप का उद्देश्य आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध सेवा, रिंगपा, होम्योपैथी का उपयोग और जनसंख्या के बीच के उपायों, कोविड-19 के रोकथाम और उसके प्रभाव संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना, यानी इस ऐप का मुख्य उद्देश्य यही था। कोविड-19 के कठिन परिस्थितियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, यानी अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने, खुद को स्वस्थ रखने के लिए जनता द्वारा अपनाए गए उपायों को समझाना। ये विश्लेषित आंकड़े आयुष तंत्र के अग्रणी विकास में सहायक होगा। और यह तीसरा वर्जन लॉन्च किया गया है और यह तीसरा वर्जन आप देखेंगे आयुष विज्ञान के तरीकों और उनकी प्रभावशीलता की अगर हम बात करते हैं, उनकी प्रभावशीलता की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग ध्यान देना, उसमें प्रभाव ये ध्यान देना आयुष विज्ञान के तरीकों और उनकी प्रभावकारिता के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन और उसका लेखन सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें आयुष 64 और ध्यान देना कबसुरा, कुदिनीर दवाएं शामिल है। ये ध्यान देना आयुष 64 और कबसुरा कुदिनीर भी शामिल है, जो स्पर्शोन्मुखी और हल्के से माध्यम लक्षणों से कोविड-19 के रोगियों को प्रबंध शामिल किया जा सकेगा। आयुष 64 केंद्रीय आयुर्विज्ञान, ध्यान देना, ये ध्यान देना, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा विकसित एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है। ये ध्यान देना आयुष 64 क्या है, ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है। इसका मानक देखभाल सहयोगी के रूप में स्पर्शोन्मुख मतलब टच के हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के उपचार में उपयोगी होगा। तो ध्यान देना आयुष 64 क्या है, आयुष 64 जो है ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है। प्रारंभ में मलेरिया हेतु 1980 में यह दवा विकसित की गई थी, अब इसे कोविड-19 के रूप में पुनः तैयार किया जाएगा। और काबासुरा ये कुदिनीर जो है एक पारंपरिक ट्रेडिशनल ये फार्मूलेशन है जिसका उपयोग सिद्ध चिकित्सकों, ये ध्यान देना, सिद्ध चिकित्सकों द्वारा सामान्य श्वसन एवं स्वास्थ्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। तो काबासुरा कुदिनीर जो होता है एक ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन है जिसका उपयोग सिद्ध जो आयुष में ऐसा सिद्धा है उस सिद्धा के द्वारा, वो सिद्ध चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। तो ये आप दो वर्ड आप देख सकते हैं, काबासुरा कुदिनीर और आयुष 64, जो कि इसका अध्ययन है। अब राष्ट्रीय आयुष मिशन, आपको पता भी होगा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार आयोजित आयुष चिकित्सा प्रणाली के विकास और उसके मॉडिफिकेशन हेतु राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी NAM केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है। आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र नाम होगा। हाल में एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से विशिष्ट सर्जिकल प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया है और कहा गया है कि आयुर्वेद के स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को इस प्रणाली से परिचित होने के साथ साथ स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने हेतु व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ध्यान देना आयुष मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा संघ और राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय आयुष मिशन नामक प्रायोजित एक योजना लागू किया गया है जिसके तहत आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इसके माध्यम से आयुर्वेद में स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को इस प्रणाली से परिचित कराया जाएगा और उनके साथ स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट दिवस की अगर बात करते हैं तो 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है ये ध्यान देना, ये 29 मई और 1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी, ये ध्यान देना 1953 में एडमंड हिलेरी और उसके गाइड जो थे तेनजिंग नोर्गे, ये तोनजिंग नोर्गे के द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी।
यह पर्वत को हम ध्यान देना चोमोलुंगमा, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा जिसमें पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और इसे इंडिया में आप ध्यान देना माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस, ध्यान देना माउंट एवरेस्ट दिवस नेपाल के पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है। नेपाल और तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है जो के बीच स्थित तकरीबन, ये ध्यान देना, 8,848 मीटर यानी 29,035 फीट की ऊंचाई पे माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की श्रृंखला की एक चोटी है जिससे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु होने का गौरव प्राप्त है, जो पाकिस्तान अधिकृत पीओके में स्थित विश्व के दूसरी सबसे चोटी K2 जिसको इसको K2 जो 200 मीटर, इसके जितनी ऊंचाई है इसे 200 मीटर से अधिक, मतलब वो जो हमारे पीओके में स्थित जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन आज के डेट में पीओके में है, जिसको हम लोग गार्डविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं, K2 भी कहते हैं, यह कराकोरम की सबसे हाईएस्ट पीक है। पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में स्थित K2 पर्वत आधिकारिक ऊंचाई जो है यह ध्यान देना 8,611 मीटर है। तो ध्यान देना कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,800, और इसमें ध्यान देना माउंट एवरेस्ट के, इसका नाम माउंट एवरेस्ट जो सर्वेयर थे उन्हीं के नाम पर यह पड़ा था। तो आज मैं बताना चाहूंगा कि ये रहा आपका माउंट एवरेस्ट और ये रहा आज का करंट अफेयर्स के। तो आज हम लोग जिन जिन टॉपिक को स्टडी किए उसमें आप देख सकते हैं WHO के जो अल्फा, बीटा और गामा जो अदर वेरिएंट का नाम, लेकिन इंडिया में जो नाम दिया गया है वो कप्पा, और उसके बाद अगर हम बात करें कप्पा और डेल्टा की बात करते हैं। उसी के बाद आपने देखा होगा ये हम लोग रमेश चंद्रन नायर के विषय में देखेंगे जो असम राइफल, उसके बाद आपने देखा हमारा आयुष के विषय में हम लोग देखा और आयुष डिपोजिटरी के विषय में हम लोग देखे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये एवरेस्ट डे के विषय में देखें। तो आज हम लोगों ने इस करंट अफेयर्स में इतना देखे, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको करंट अफेयर्स पर को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है आप इनको अच्छे तरीके से परिमार्जित और अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें, इससे आपका पूरी तरीके से करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। इसी के साथ मैं विनय सिंह आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।